नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड और मनोविश्लेषण की। ये नाम सुनते ही ना कई तरह की बातें दिमाग में आती हैं, कुछ पुरानी, कुछ थोड़ी विवादास्पद भी। हाँ बिल्कुल। और सवाल यही उठता है कि भाई एक सदी से ज्यादा पुरानी ये सोच, ये तरीका क्या आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी मायने रखता है? सही। तो इसी सवाल को समझने के लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और रिव्यूज हैं। देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि फ्रॉइड के कौन से आइडियाज आज भी काम के हैं, क्या आलोचनाएं हुई हैं और ये चीज कैसे बदली है समय के साथ। आजकल के मेंटल हेल्थ केयर में इसकी क्या जगह है। ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है ना, बिल्कुल। ये सीधे हमारे मन को समझने के तरीके से जुड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहलू से जो शायद इसे आज भी जरूरी बनाता है। एक लेख है psychstudies.net का। वो कहता है कि मनोविश्लेषण सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री देखने से या लक्षणों को गिनने से कहीं आगे जाता है। हाँ, वो हर इंसान के अपने अनूठे अनुभव, उसकी कहानी, उसकी लाइफ का मतलब, उसको अहमियत देता है। और ये आज के जमाने में शायद और भी जरूरी हो गया है, जहां हम अक्सर भावनाओं को बस केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं। सही का। मनोविश्लेषण याद दिलाता है कि भाई हम मशीन नहीं है, हमारे अंदर एक पूरी दुनिया है ख्यालों की, इच्छाओं की। ये इंसान की पूरी कहानी देखता है, सिर्फ उसके किसी एक लेबल या जिसे निदान कहते हैं उस पर नहीं अटकता। इसी लेख में एक और पॉइंट था, आत्म जागरूकता, मतलब खुद को बेहतर जानना। इसमें थेरेपिस्ट बस एक गाइड जैसा होता है ना? हाँ, एक गाइड, एक साक्षी जो मरीज को या क्लाइंट को अपनी सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता है। और देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद वो थेरेपिस्ट और मरीज का रिश्ता, क्या कहते हैं उसे, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, हाँ, वो बहुत अहम हो जाता है। और मजे की बात यह है कि कई स्टडीज दिखाती हैं कि किसी भी थेरेपी की कामयाबी में ये रिश्ता, ये कनेक्शन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, चाहे तरीका कोई भी हो। अच्छा। हाँ, और मनोविश्लेषण इसी रिश्ते की गहराई पर बहुत जोर देता है। लेकिन ये जो धीमी प्रक्रिया वाली बात है, psychostudies.net ये भी कहता है कि आज जहाँ सब कुछ फौरन चाहिए, ये हमें धैर्य सिखाता है, निराशा सहना सिखाता है। पर क्या आज लोगों के पास मतलब इतना टाइम या सब्र है? देखिए, ये चिंता तो वाजिब है। मनोविश्लेषण वाकई समय और मेहनत मांगता है, इसमें कोई शक नहीं। पर शायद यही इसकी एक बड़ी ताकत भी है। कैसे? ये हमें अपनी अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करना सिखाता है। हर मुश्किल का बाहर से कोई बना बनाया हल ढूंढने की बजाय ये अंदर से मजबूत बनाता है। ये एक तरह से भावनात्मक मजबूती की ट्रेनिंग है। ये कई विचारों पर सवाल उठे हैं, है ना? बिल्कुल। अलायंट यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉग है, वो बताता है कि आलोचक कहते हैं भाई फ्रॉइड के कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे वो एड ईगो, सुपर ईगो, हाँ, और वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह, इनके लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलते। बिल्कुल। और उनके कुछ विचार जैसे महिलाओं पर या समलैंगिकता पर, वो तो आज बिल्कुल पुराने पड़ चुके हैं, बल्कि हानिकारक भी माने जाते हैं। तो हाँ, अकादमिक दुनिया में फ्रॉइड का सीधा असर शायद कम हुआ है। लेकिन क्या उनकी सारी बातें बेकार हो गईं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनकी कुछ बुनियादी बातें आज भी गूंजती हैं। जैसे ये आइडिया कि हम हमेशा पूरी तरह अपने मन के कंट्रोल में नहीं होते। हमारा एक अचेतन मन भी है, डायनामिक अनकॉन्शियस, जो हमें पीछे से प्रभावित करता है। अच्छा। या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म वाली बात, बचाव के तरीके, जैसे किसी मुश्किल सच्चाई को मानने से इनकार कर देना, डिनायल, या किसी बुरी याद को दबा देना, रिप्रेशन। ये कॉन्सेप्ट्स तो आज भी साइकोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। और फ्रॉइड का वो मूल मंत्र, नो दाई सेल्फ, यानी खुद को जानो, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेगा। तो मतलब फ्रॉइड को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। और दूसरी बात, मनोविश्लेषण सिर्फ फ्रॉइड तक ही तो सीमित नहीं रहा, ये बदला भी तो है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये समझना जरूरी है। लैंसेट साइकियाट्री की एक समीक्षा इसी पर बात करती है। फ्रॉइड के बाद ये फील्ड बहुत विकसित हुई है। कई नए स्कूल आए हैं, जैसे ईगो साइकोलॉजी, ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी, जो बचपन के रिश्तों का हमारी बात की जिंदगी पर असर देखती है। फिर लेकेनियन स्कूल है, काफी कुछ है। लेकिन कुछ मूल बातें, जैसे वो अचेतन मन, डिफेंस मैकेनिज्म और ट्रांसफरेंस काउंटर ट्रांसफरेंस। एक मिनट, ये ट्रांसफरेंस काउंटर ट्रांसफरेंस क्या चीज है? थोड़ा आसान शब्दों में। हाँ, देखिए, ट्रांसफरेंस मतलब मरीज अपनी पुरानी भावनाएं, खासकर बचपन के रिश्तों से जुड़ी, अनजाने में थेरेपिस्ट पर प्रोजेक्ट करता है। और काउंटर ट्रांसफरेंस होता है थेरेपिस्ट का अपना भावनात्मक रिएक्शन उस पर।
अच्छा। इन दोनों को समझना थेरेपी में बहुत काम आता है और ये चीजें आज भी मनोविश्लेषण के लिए सेंट्रल हैं, भले ही वो फ्रॉइड के जमाने से काफी बदल गया हो। समझी। और वो लैंसेट साइकाइट्री वाला लेख ये भी कहता है कि मनोविश्लेषण आज की मेंटल हेल्थ चुनौतियों में भी मदद कर सकता है, जैसे निदान में व्यक्तिपरकता वापस लाना, साइकोसिस में अर्थ खोजना। सही कहा। मतलब ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट देखने के बजाय इंसान के अपने अनुभव को समझने में मदद कर सकता है। साइकोसिस जैसी गंभीर हालत में भी उसके पीछे के व्यक्तिगत अर्थ को खोजने की कोशिश कर सकता है। और एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी, अटैचमेंट रिसर्च और न्यूरोसाइंसेस का कनेक्शन। हाँ, ये एक उभरता हुआ एरिया है। अटैचमेंट थ्योरी जो जॉन बोल्बी ने दी थी, बचपन के रिश्तों के महत्व पर जोर देती है ना, उसके कई आइडियाज मनोविश्लेषण से मिलते जुलते हैं और उसे एक तरह का वैज्ञानिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। और न्यूरोसाइंस भी धीरे धीरे दिमाग की उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर रहा है जो हमारी चेतना के दायरे से बाहर होती हैं, मतलब अचेतन प्रक्रियाएं। तो ये सब मिलकर मनोविश्लेषण के कुछ मूल विचारों को और मजबूती दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। मनोविश्लेषण की काफी आलोचना हुई है, ये समय के साथ बहुत बदला भी है, लेकिन व्यक्ति के अंदरूनी जीवन, उसके अनुभवों और जीवन के मतलब पर जो इसका फोकस है, वो इसे आज भी एक खास जगह देता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ लक्षण कम करो वाली बात नहीं है। ये कोशिश करता है इंसान की पूरी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने की, उसे खुद को गहराई से समझने में मदद करने की और भावनात्मक रूप से ज्यादा मैच्योर बनाने की। बेशक इसमें वक्त लगता है और शायद यही हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की इस भागती दौड़ती तुरंत नतीजों वाली दुनिया में इस धीमी, गहरी, खुद के खोज वाली प्रक्रिया के लिए वाकई कोई अहम जगह बची है या होनी चाहिए। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।